हेलो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 2 पर फेडरलिज्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस पर, और पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है कि चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि Blanks is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of that country। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कौन सा ऐसा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को जो है बांटा गया है, यानी कि गवर्नमेंट का कौन सा एक रूप है जिसमें पावरों को डिवाइड किया गया है किसके बीच में, तो सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूपों में बांटा गया है। तो हम लोग का पहला जो ऑप्शन होगा, जो पहला आंसर होगा वो हम लोग देख लेते हैं, डिक्टेटरशिप, यूनिटरी सिस्टम, मोनार्ची या फेडरलिज्म। तो इसमें नो डाउट कि हम लोग का डी ऑप्शन सही है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेडरलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेडरलिज्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, डी हम लोग का फेडरलिज्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज द फेडरेशन यूजुअली हैव। यानी हाउ मेनी लेवल, कितने लेवल हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो फेडरेशन को यूज किया जा रहा है, फेडरेशन में यूज किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा एकदम कंफर्म आंसर जो है वो 2 ही लेवल हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो सी बोला गया, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम बताना कि कितने कंट्रीज हैं जिसमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया गया है। तो इसमें नो डाउट कि यहाँ 25 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 बोला गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इन अ फेडरल सिस्टम, जो फेडरल सिस्टम है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में किस प्रकार से सेंट्रल जो गवर्नमेंट है किस प्रकार का ऑर्डर या स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए करता है, तो कर सकता है या नहीं कर सकता है, या मानी कि 100% श्योर है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो फोर्थ का जो आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा बी, यानी कैन नॉट, यानी कभी नहीं कर सकता है। तो आई थिंक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है ऑन फॉर विच, किसके लिए होता है भाई, तो इट इज़ आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, मैंने आंसर देने योग्य होता है। या बी, इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ आंसरेबल टू द पीपल, पीपल के लिए, लोगों के लिए आंसरेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो या डी, बी और सी दोनों। तो भाई यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लोग को देखने वाली बात ये है कि यहाँ हम लोग का ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों सही है। तो आई थिंक आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ चुके हैं, और 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है देख लेते हैं। तो बोला, कैन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी यूनिटली चेंज बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं है, हाँ या ना में आंसर देना है, या हो सकता है या नहीं हो सकता, बस यही हम लोग को आंसर देना है। तो यहाँ पर कंफर्म है कि कैन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी यूनिलेटरली चेंज, मतलब कहीं किया जा सकता है, कहीं चेंज किया जा सकता है फंडामेंटल को, तो नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अमेंडेड किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग जो डी है वो देखते हैं। When independent states come together on their own to form a bigger unit to show that the pooling sovereignty and retaining identity, then they can increase their security. This type of coming together federation are precipitated by which countries? किस कंट्रीज से इस चीज़ों को लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो आंसर सही है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है कि वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट
and a national government. It is called a holding together federations. Which countries practice this system? कौन सा कंट्री है यानी कि इस तरह के प्रैक्टिसेस वो करते हैं? तो 9 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया। विच वन कम्स माने कौन आते हैं, विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया, माने भारत में कौन सा लिस्ट आता है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी बैंकिंग। विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया। स्टेट में कौन कौन से आ जाते हैं? तो स्टेट में हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग पुलिस टाइप के जो हमारे सर्विसेज हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि डिफेंस, करेंसी या कम्युनिकेशन ये सब सेंट्रल टाइप के होते हैं। पुलिस ही हमारा स्टेट लेवल का होता है, पुलिस। ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ। ऑन विच गिवन कौन दिया हुआ है सब्जेक्ट कैन बोथ यूनियन के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी ये लॉ बनाने का कार्य किस चीज़ों पर दिया गया है, बताना है किस पर दिया गया है, जिसमें दोनों लोग सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों सरकार जो है अपना निर्णय दे सकता है, अपना कानून बना सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा वो 12 का हो जाएगा सी, यानी ट्रेड यूनियंस जो होते हैं उस पर वो लोग नियम बना सकते हैं, यानी सरकार भी बना सकता है और सेंट्रल सरकार भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर? व्हाट इज द मीन बाय रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये बताना है हम लोग को। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते किसको हैं? तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोला जाता है वैसे सब्जेक्ट को जो इस लिस्ट में नहीं आते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इस सब की लिस्टों में नहीं आते हैं, उनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अंदर रखा जाता है। यानी हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 14 क्या बोला है? गिव एक एग्जाम्पल देना है सब्जेक्ट अंडर द रेसिड्यूरी लिस्ट का। रेसिड्यूरी लिस्ट का एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे हम लोग समझ सके कि ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आते हैं, यानी कि तो हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो है किसी भी सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। 15 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि स्टेट सच असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर अंडर अ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू दे गेट दिस प्रोविजंस। किस प्रकार के प्रोविजंस को करते हैं? तो यहाँ पर जो हम लोग के जो असम, नागालैंड, जो अरुणाचल प्रदेश जो स्पेशल किए हुए हैं वो हो जाता है ऑप्शन बी, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडियस पीपल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन किया गया है कि गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। गिव वन फीचर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि क्या यूनियन टेरिटरीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो केवल एक फीचर्स के बारे में बताना है। तो भाई फीचर्स के बारे में आई थिंक आप लोग को पूरी अच्छी जानकारी होगी कि पहला क्वेश्चन बोला गया है दे हैव पावर ऑफ स्टेट। बी बोला गया दे एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर। दे हैव ए पावर स्टेट, यानी कि पावर स्टेट तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन गलत है ए। दे एंजॉय इंडिपेंडेंट भी ये नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ये भी नहीं है, गलत है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरियाज। तो इसका आंसर जो होगा आई थिंक कि सी होगा और ये कंफर्म आंसर सही होगा। और ये आंसर क्या है? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो सी आंसर को हम लोग सही करना है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं? द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंजेस दिस अरेंजमेंट। Any changes to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least majority। तो यहाँ पर जो है कि कम से कम कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? 17 नंबर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो होता है भाई क्या कोई भी बिल को पास करना है तो बिल को पास करने के लिए सबसे बड़ी जो मेजोरिटी होती है वो 2/3 की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी किसी भी बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 की लोगों की सहमति होनी बहुत जरूरी है। The creation of blanks was the first and a major test for democratic political in our country। जो क्रिएशन होते हैं, जो पहला और बहुत बड़े टेस्ट में होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इन हमारी जो कंट्री में होती है,
वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्या होते हैं? सी इसका आंसर होगा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि केवल सी हो रहा था, आप लोग सी समझिएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन का। 19 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ऑन विच बेसिस वेयर स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड, किस बेसिस पर इन राज्यों का विभाजन किया गया था, बंटवारा किया गया था, बांटा गया था। तो भाई यहाँ पर जो उत्तराखंड, झारखंड और नागालैंड का जो बंटवारा किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी, यानी कि संस्कृति पर बांटा गया था, एथनिसिटी पर बांटा गया था, लैंग्वेज पे इसको नहीं बांटा गया था, धर्म पे भी इसको नहीं बांटा गया था, और कोई भी कॉमर्शियल ट्रेड पे नहीं बांटा गया था। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो बी बोल रहा है कि हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट परसेंटेज ऑफ इंडिया। ऐसे तो लगभग जो है कि 44% लोग अति करते हैं, लेकिन इसका आंसर अगर 44% ना दिया हो तो आप कंफर्म सी मारिए। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी 40%। 21 बोल रहा है बिसाइड हिंदी के अतिरिक्त देयर आर अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज स्कूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको ज़्यादा, माने कि कितने भाषाओं को, हिंदी के छोड़कर कितने भाषाओं को जो है कि और मान्यता दिया गया है? तो 21 का जो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। टोटल 22 है, लेकिन हिंदी को छोड़कर बात किया जाए तो 21 बचेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। टोटल 22 है, हिंदी को लेकर 22 हैं। वेन 22 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेन वाज द बिगिनिंग ऑफ द ईरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर विच लेड द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कब ये किया गया था शुरुआत? तो ये 22 नंबर जो का आंसर होगा, उसका आंसर होगा हम लोग का 1990 में, यानी कि 1990 में स्टार्ट किया गया था। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011 recorded more than distinct language which people mentioned as their mother tongue। यानी कि कितने कैंसूस बताना है भारत का 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है रिकॉर्ड कि जो कि लैंग्वेजेस जो बोले जाते हैं वो अपने मदर टंग में बोले जा रही हैं, वो कितने हैं? तो इसका आंसर होगा 1300 ऐसे भाषाएं हैं जो मदर टंग में बोली जाती हैं। इसका आंसर होगा डी। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 1300 भाषाएं बोली जा रही हैं। ट्वेंटी फोर बोल रहा है कि इन द डेट फॉर स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर आफ्टर हिंदी। मैंने परसेंटेज बताना है कि सबसे ज़्यादा मैंने कि जो लैंग्वेजेस हैं भारत में सेकंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन किसका है? सेकंड मैंने कि कौन सी ऐसी भाषा बोली जाती है जो हिंदी के बाद आती है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर जो 24 का आंसर होगा वो सी होगा, बंगाली। एज फॉर द इंग्लिश ओनली परसेंट इंडिया रिकॉर्डेड इट इज़ देयर मदर टंग। कितने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कैसे इतने जगह हैं जो मदर टंग के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं? तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी इंग्लिश बोलने वाली जो भाषा के जो जगह हैं वो मात्र केवल 0.02% है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 26 में हम लोग क्या है क्वेश्चन, द डिस्टिंग्यूश फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। डिस्टिंग्यूश फीचर्स क्या क्या अलग अलग फीचर्स हो सकती हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो समझना है। तो यहाँ पर जो है नेशनल, पहला जो ऑप्शन बोला है कि नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। बी बोला गया है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बी ऑप्शन को देखने के बाद हम लोग को और कहीं जाना नहीं, क्योंकि फेडरल सिस्टम में पावर्स को बांटे गए हैं और 3 भागों में बांटा गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के फॉर्म में बांटा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देख पढ़ना है आपको और इस तरह से ऑप्शन लगाना है। तो इन द फेडरल, पहला भी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इन द फेडरल ऑफ द पावर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट आर क्लियरली डेमोक्रेट। सेकंड बोल रहा है इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन।
and they have exclusive jurisdiction on their respective subject. Third है Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. And four है India is no longer a federation because some powers of the state have been developed to the local government of bodies. तो इस तरीके के ऑप्शंस को आपको चूज करने के कौन कौन सही है फेडरेशन को लेकर, सही बातें को कही गई हैं। तो यहाँ जो होगा 27 का आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। केवल 1 और 2 जो है वो सही हैं। 28 क्या बोला जा रहा है कि फेडरेशन ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स इट इज कॉल्ड। तो जो है कि फेडरेशन पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट, अलग जो बनाया गया है गवर्नमेंट का, वो क्या है 28 का जो आंसर हो जाएगा उसके लिए हम लोग हो जाएंगे लोकल गवर्नमेंट, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनाया गया है, तो लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है, यानी 29 पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है 29 और 30। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे उनके जितने फेडरलिज्म के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और लगभग उनके MCQ क्वेश्चन से जो आने वाला टर्म 1 है उनमें उनको मदद मिले। और भी हम लोग फेडरलिज्म के क्वेश्चन लेकर आएंगे। 29 क्वेश्चन जो बोल रहा है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, यानी कब हुआ था इफेक्टिव इस तरीके का थर्ड टायर जो आया था, तो ये हुआ था 1992 में, यानी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 30 जो बोल रहा है इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एट द लिस्ट ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व्ड फॉर वोमेन। भाई ओमेन के लिए कितना % का जो है कि वो रिजर्वेशन रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1/3। तो आई थिंक आप लोगों को बात पूरी से समझ में आ गई होगी और अब पूरे से क्लियर हो गए। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और प्रेस बटन को बेल प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वेल